शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त खबर दमदार का है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाली उपचुनाव की बात आज हम करेंगे। इसको लेकर सीएम योगी ने स्पेशल 30 की टीम बनाई है। वहीं सियासी घमासान के बीच अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने आ गए हैं और दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। तीसरी खबर कांवड़ यात्रा से जुड़ी है, जहां अब कांवड़ मार्ग पर सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। आखिरी खबर बाबा साकार हरि को लेकर है। हाथरस में भगदड़ के बाद बाबा साकार हरि कासगंज में आश्रम में पहुंचे हैं। इधर लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। राजभवन पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर पुस्तक भेंट की है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उन्होंने मुलाकात की है। वो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। सीएम योगी ने उपचुनाव की 10 सीटों के लिए अहम मीटिंग की है। सीएम आवास पर प्रभारी बनाए गए मंत्रियों की बैठक हुई। सीएम योगी ने पिछले दिनों विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर प्रभारी मंत्रियों को तैनात किया था। इन प्रभारी मंत्रियों ने अपने प्रभार वाली सीटों के दौरे किए और स्थानीय समीकरणों को समझा। उसके बाद आज सीएम योगी के साथ उनकी पहली बैठक की। सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ बैठक में मंत्रियों के प्रभार वाली विधानसभा सीटों के बारे में एक एक कर स्थानीय समीकरण पर चर्चा की है। साथ ही मंत्रियों के दौरे से जो फीडबैक निकला है उससे भी जाना है। और आइए अब आपको बताते हैं किसके पास कहां का प्रभार है। मीरापुर के लिए प्रभारी मंत्री अनिल कुमार, सोमेन तोमर और केपी मलिक। वहीं विधानसभा कुंदरकी सीट पर प्रभारी हैं धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी। गुलाब देवी विधानसभा सीट गाजियाबाद के लिए प्रभारी हैं सुनील शर्मा, ब्रिजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल। वहीं विधानसभा सीट खैर के लिए प्रभारी हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, संदीप सिंह। करहल विधानसभा सीट पर प्रभारी हैं जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, अजीत पाल सिंह। सीसामऊ सीट के लिए प्रभारी हैं सुरेश खन्ना, नितिन अग्रवाल। वहीं फूलपुर सीट के लिए प्रभारी हैं राकेश सचान, दयाशंकर सिंह। मिल्कीपुर सीट के लिए प्रभारी हैं सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा। और विधानसभा सीट कटेहरी से प्रभारी हैं स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद और दयाशंकर मिश्रा। वहीं मझवा विधानसभा सीट से प्रभारी हैं अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल, रामकेश निषाद। इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। उपचुनाव को लेकर मंथन में सीएम योगी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि सभी प्रभारी मंत्री हफ्ते में 2 दिन क्षेत्र में रुकेंगे। साथ ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से बात कर बूथ को मजबूत करने पर फोकस करने के लिए कहा है। साथ ही उपचुनाव वाली सीट पर सीएम योगी के साथ साथ बीजेपी के बड़े नेता जल्द दौरा करेंगे। है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की कमान संभाली हुई है और वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं। आज मंत्रियों से उन्होंने फीडबैक लिया कि आखिर 10 जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा की सीटों पर, उस पर क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। और अब इस फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी व्यू तैयार करेंगे। और मंत्रियों से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीडबैक लिया कि आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो 10 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी अपना अब सियासी समीकरण सेट करेगी। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। उपचुनाव समेत प्रदेश के अलग अलग मुद्दों को लेकर सीएम योगी पार्टी के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं। पिछले 2 से 3 दिनों में सीएम योगी ने कई नेताओं से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की है और उनसे उनके बारे में जानकारी ली है।
अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच वार पलटवार जारी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। उधर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं। बीजेपी दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही है। बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि इतने गांव हैं बाढ़ की चपेट में, 1400 गांव। कोई अखबार लिख रहा है 900 गांव हैं बाढ़ की चपेट में। सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गांव हैं चपेट में, क्या उनकी मदद हो रही है। कल सरकार कह देगी कि बाढ़ आई नहीं क्योंकि बाढ़ का पानी निकल जाएगा। जब जरूरत थी तो सरकार कहां थी। केशव मौर्य के ट्वीट पर शिवपाल का वार। पीडीए सामाजिक न्याय के विस्तार की गारंटी। पीडीए हर दलितों के अधिकार की गारंटी, अल्पसंख्यक वंचित पिछड़े के अधिकार की गारंटी। ये पीडीए की ताकत ही है जिसने सत्ता के मद में डूबी भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोककर केंद्र में सहयोगी दलों पर निर्भर कर दिया है। ये पीडीए ही है जिसने सिराथू में आपको प्रचंड हार दी। तो पीडीए ही है जिसने सिराथू में हराया। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर शिवपाल का वार। यहां पर शिवपाल यादव ने यहां पर वार किया है। पीडीए सामाजिक न्याय के विस्तार की गारंटी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य का दर्द सिराथू वाला है। वो सिराथू में भी चुनाव हार गए थे। वो दर्द सिराथू वाला है। जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो है। वो दर्द अभी तक उनके पीछे लगा है, चला आ रहा है। उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है और वो दर्द बड़ा दुखदाई दर्द है। वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है। वो जनता समझ चुकी है और जनता उसका जवाब लगातार दे रही है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में जारी गहमागहमी के बीच यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली है। इस दौरान भूपेन्द्र चौधरी ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की जानकारी दी। वहीं इससे पहले भूपेन्द्र चौधरी ने कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। जेपी नड्डा के साथ बैठक में यह भी कहा गया है कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मेरी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत जल्द ही सूद ब्याज समेत यूपी की हार का बदला लेगी। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन जल्द ही टूट और बिखर जाएगा।
कांग्रेस पार्टी गठबंधन के सहयोगी दलों को दबा रही है और उन्हें हाईजैक कर रही है। हमारी सीटें तो जरूर कम हुई है, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में 42% के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है, जो किसी के पास नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग इस खुशफहमी में है, तो खुशफहमी तो किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको एक बात मैं बता दूं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो बहुत जल्दी ही बिखरेगा और टूटेगा। इसलिए कि कांग्रेस की स्थिति यह है कि या तो परिवार को पावर नहीं तो दूसरों के लिए परेशानी का टावर। और निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया कि संगठन ही सरकार बनाता है और कार्यकर्ता संगठन बनाते हैं। संजय निषाद बोले हैं कि मझवा और कटहरी विधानसभा उपचुनाव निषाद पार्टी लड़ेगी, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हम लोग पॉलिटिकल लीडर और टीचर हैं। हम लोग आज के दिन में नई पीढ़ी जो आती है लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र का इतिहास ही है कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर आज के दिन में, और एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। तो आज के दिन में जब राजनीतिक दल से संभव है तो राजनीति क्या है ये तो लोगों को बताना पड़ेगा ना। देश संविधान और कानून से चलता, कानून सरकार बनाती है, लागू करती है, लोकतंत्र के स्तंभ है, और सरकार पार्टी बनाती है। अब पार्टी को खड़ा बड़ा कार्यकर्ता करता बिना संगठन की पार्टी चल नहीं सकती है। तो जब शक्ति संगठन में है और शक्ति से सत्ता मिलती है तो इसमें कौन बड़ी बात हो गई। वो तो सबको सार्वभौमिक है, ये तो सबको जानना भी चाहिए और नई पीढ़ी को हम लोग बता भी रहे हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि 19 जुलाई को समाजवादी पार्टी के सभी सांसद मुंबई आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम सीट देने वालों में से हैं और महाराष्ट्र में हम सीट लेंगे। हम यहाँ सीट लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में हम देने वाले हैं, यहाँ लेने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की सिचुएशन और थी, यहाँ की और है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने लिस्ट पूरी दे दिया है। अब वो लिस्ट है, अब उसके बारे में क्या कहूँ आपको, लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि जिस तरह से यूपी में इंडिया अलायंस एकजुट होकर के उसने हराया है, इसी तरह से महाराष्ट्र में तमाम नेताओं को सर जोड़कर बैठना चाहिए और जिद नहीं करना चाहिए। हम जितनी भी सीटें हम लेंगे, हम जीतेंगे तो हम किसके साथ जाएंगे? हम महाविकास अघाड़ी में रहेंगे, हम सांप्रदायिक लोगों के साथ तो जा नहीं सकते हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को दुकान पर अपना नाम लिखना होगा, जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। कांवड़ यात्रा में कोई गड़बड़ी या किसी की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दुकानदारों से अपील की थी कि मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकान में अपना नाम जरूर लिखें, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो कम से कम मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री से बात बना के वो भी, और किसी हिंदू देवी देवता के नाम से हिंदू के नाम से किसी मुस्लिम का नाम हो, ताकि तो कंफ्यूजन होता है और बाद में पता लग जाता है, उसके कारण से विवाद बढ़ने की संभावना है। इसको आप सुनिश्चित करें और घर वालों को बोल मिले, उसकी मांगी नहीं इस प्रकार के माध्यम से आप करें। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया। यूपी पुलिस के फैसले को लेकर ओवैसी का ट्वीट।
कावड़ रूट पर दुकानों के बोर्ड को लेकर ट्वीट। बोर्ड में नाम लिखने का फैसले पर निशाना साधा है। यूपी पुलिस के फैसले को हिटलर शाही से जोड़ा है। हाथरस हादसे के बाद नारायण साकार हरि पहली बार अपने कासगंज वाले आश्रम पहुंचे हैं, जहां उनके भक्तों की भारी भीड़ आश्रम के बाहर जमा है। पटियाली इलाके के बहादुर नगर में बाबा नारायण साकार हरि का यह आश्रम है, लेकिन हाथरस हादसे को लेकर नारायण साकार हरि के चेहरे पर कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा है। वो आज भी उसी अंदाज में अपने आश्रम पहुंचे जैसे वो हाथरस हादसे से पहले पहुंचते थे। आज भी नारायण साकार हरि आश्रम पहुंचते ही भक्तों से घिरे नजर आए। आपको बता दें कि 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के बाद हुई भगदड़ में 123 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। माफिया अतीक अहमद की 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति अब राज्य सरकार की हो गई है। संपत्ति को पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज ने गैंगस्टर एक्ट में नवंबर 2023 में कुर्क किया था और जवाब दाखिल करने के लिए 3 महीने का समय दिया था, लेकिन संबंधित पक्ष की ओर से जमीन के मालिकाना हक के सबूत के तौर पर कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने इस मामले की फाइल गैंगस्टर कोर्ट प्रयागराज को भेज दी है। पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान पता चला है कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में उबलाल के नाम से उसकी संपत्ति है। पूछताछ में उबलाल ने बताया कि अतीक ने 2015 में उसे धमकाकर यह जमीन अपने नाम करा ली थी। पुलिस ने नवंबर 2023 में इस जमीन को कुर्क कर लिया था। अतीक अहमद की मौत के बाद कुर्क की गई उसकी करीब 20 बीघे जमीन अब राज्य सरकार में निहित हो गई है। दरअसल इसकी बाजारू कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है। हालांकि उस वक्त इसकी कीमत सरकारी आंकड़ों की बात अगर करें तो 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। गैंगस्टर एक्ट में नवंबर 2023 में प्रयागराज पुलिस ने इसे कुर्क किया था। 4 नवंबर 2023 के पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा के आदेश से यह जमीन कुर्क की गई थी और कुर्क करने के बाद अतीक अहमद के परिजनों से इस मामले में साक्ष्य मांगे गए थे कि आखिर किस वैध स्रोत से इस जमीन को खरीदा गया है, लेकिन 3 महीने के अंदर जब उनके परिजनों ने यानी विपक्षियों ने कोई जवाब नहीं दाखिल दिया तब इस मामले को गैंगस्टर कोर्ट में भेज दिया गया था और अब गैंगस्टर कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और गैंगस्टर एक्ट की पुष्टि के बाद अब यह 50 करोड़ की जमीन करीब 20 बीघे जो है वो अब राज्य सरकार में निहित हो गई है। यह पहला मामला है जो कि 10 बिजनौर के चांदपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया। बिजली विभाग के एक जिंदा कर्मचारी को मृत दिखाते हुए भुगतान के लिए लेटर उसके घर भेजा। लेटर पर अधिकृत अधिकारी के साइन भी हैं। जीवित संविदा कर्मचारी खुद को जिंदा साबित करने अधिकारियों के पास पहुंचा, जहां फिलहाल उसे जांच का आश्वासन मिल गया है। लाइट में कार्य कर रहा था। क्या में? लाइट में। अच्छा, कहाँ पर? कराल रोड पर जी। तो उसमें करंट आ गया जी। करंट की जपेड़ में मैं आया तो मुझे सियाव अस्पताल में ले गए। अस्पताल वालों ने सियाव वालों ने बिजनौर भर्ती कर दी। ये हमारा सुपरवाइजर के द्वारा आया था। अच्छा, तो आपने देखा फिर क्या? बस मैंने देखा तो मैंने अपने अधिकारियों को भेजा। अधिकारियों ने सुपरवाइजर से गया, हमारे जय साहब से गया। जय साहब भी सोचने लगे भाई तू जब कार्य कर तो तुरंत मृत्यु प्रमाण पत्र कर दिया। तो क्या चाहते हैं आप? बस क्या चाहते हैं, हमारी सैलरी आ जाए और हमारा ज्वाइनिंग लेटर हो जाए बस। मेरठ में 3 साल की बच्ची की तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या कर दी गई। मामला रसूलपुर गांव का है। हत्या के बाद बच्ची के शरीर को बुरी तरह नोचा गया और कपड़ों के चिथड़े कर दिए गए। बच्ची के शरीर पर जो गंभीर चोटों के निशान मिले हैं वो किसी जानवर के काटने से हुए हैं। बच्ची अपने मामा की शादी में गाजियाबाद से मेरठ आई थी। देर रात उसको किडनैप किया गया और हत्या के बाद उसकी लाश शमशान में मिली। नाराज परिवार ने हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कल 16 जुलाई 2024 को थाना भवनपुर के दतावली गांव के बाहर एक 2.5 वर्षीय बच्ची का शव मिला था, जिसके शरीर पर चोटें थीं और उसका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों द्वारा जो चोटें हैं वो जंगली जानवर के काटने से या उनके खाने से संभावना जताई गई है।
और सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि बच्ची के साथ किस प्रकार की घटना हुई है और घटना कारित करने वाले कौन लोग हैं, और पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया जा सके और जो सच्चाई है वो सामने आ सके, इस बारे में पूरी गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। बांदा की रहने वाली लड़की फेसबुक पर आगरा के लड़के से मिली, बातों ही बातों में उसे दिल दे बैठी। लड़की बीमार रहती थी, लड़के ने इलाज के बहाने उसे आगरा बुलाया और उसके बाद लड़की को दुबई में रहने वाले पति पत्नी को बेच दिया। दुबई में दंपति के बेटे की मौत हो गई और आरोप खरीदी गई लड़की पर लगाया गया। पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। अब हत्या के जुर्म में दुबई में उसे फांसी की सजा मिली है। अब लड़की के पिता ने कोर्ट में गुहार लगाई है। कोर्ट ने प्रेमी और दुबई में रह रहे दंपति के खिलाफ मानव तस्करी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हाथरस भगदड़ पर बाबा सूरजपाल का बयान सामने आया। हमें एसआईटी पर पूरा भरोसा है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। सत्संग में किसी ने साजिश रची, उन्हीं को कौन टाल सकता है। बाबा सूरजपाल का यह बयान सामने आया। हाथरस हादसे में 123 लोगों की मौत हुई थी। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। हाथरस हादसे में 123 लोगों की जान गई थी। बाबा सूरजपाल का बयान सामने आया है। सीतापुर में NH-24 पर लड़का बाइक पर जानलेवा स्टंट करता हुआ नजर आया। उसी बाइक पर उसके साथ एक छोटा बच्चा आगे बैठा था। पीछे चल रहे किसी शख्स ने उसका वीडियो बना लिया, तो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स न केवल तेज रफ्तार में बाइक चलाता है, बल्कि हैंडल छोड़कर उस पर खड़ा भी हो जाता है। इस वीडियो से जाहिर है कि शख्स को मासूम की जान की जरा भी परवाह नहीं है।